3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है ये चंद्रयान 3 के बारे में है, पर चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड भी लॉन्च हो चुके थे, तो इस वजह से मेरा जो वीडियो होगा उन दोनों को भी कवर करूंगा। थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि जैसे चंद्रयान मिशन की सीरीज इंडिया के लिए, इसरो के लिए क्रिटिकल थी, वैसे ही ये वीडियो बनाना मेरे लिए क्रिटिकल था, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में मुझे हमारे साइंटिस्ट की इतने सालों की मेहनत को कवर करना था। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मून मिशन की शुरुआत कब से हुई। तो मून मिशन की शुरुआत ऐसा कहते हैं कि 1950 से ही हो गई थी, लेकिन रशिया को सबसे पहले अचीवमेंट मिला 1959 में, लूना 2 में। अब ऐसा नहीं है कि इससे जस्ट पहले लूना फर्स्ट लॉन्च हुआ था। अमेरिका और रशिया में होड़ मची हुई थी और बहुत सारे मिशंस आप विकिपीडिया पे जाके देख सकते हैं अनसक्सेसफुल थे, सबके सब। ये पहला सक्सेसफुल हुआ और ये मैन मिशन नहीं था। इसमें इन्होंने MIP मून इंपैक्ट प्रोब, मतलब कि अभी थोड़ा आगे समझाऊंगा, वो वाला मिशन था, अनमैन्ड था। इसके 10 साल बाद जो है अमेरिका को सक्सेसफुल मिली और उन्होंने मैन मिशन किया, वर्ल्ड का फर्स्ट मैन मिशन। उनकी सोच ये थी कि चलो रशिया आगे हो गया इस वाले में, तो मैन वाले में तो हम ही आगे होंगे। अब इंडिया पे आते हैं। लूना 2 जो कि 1959 में ही सक्सेसफुल हो गया था, उसके 50 सालों बाद इंडिया इस रेस में आया और ये टाइम है अक्टूबर 2008 का, जब चंद्रयान फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। ये इंडिया का पहला मून मिशन था जिसमें ऑर्बिटर और इंपैक्टर, ये MIP की बात कर रहा हूं, दोनों भेजे गए थे। ऑर्बिटर प्लस इंपैक्टर दोनों के दोनों भेजे गए थे। और इसकी जो लाइफ थी, मतलब कि कितने साल ये वहां काम करेगा मून पर, 2 साल इसकी लाइफ रखी गई थी। सक्सेसफुल लॉन्च हुआ और ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली मून को एक्सप्लोर करना, मून एक्सप्लोर मिशन है सबके सब। तो 2 साल के लिए रखा गया था। सक्सेसफुली लॉन्च हुआ अक्टूबर 2008 में, मतलब ये समझ लीजिए मून है। और जितने भी ये लैंड किए थे सबके सब मिशंस, ये मून के इक्वेटर पे, जो कि सेफेस्ट प्लेस है मून के अकॉर्डिंग, वहां पर ही लैंड किए थे। लेकिन ये जो साउथ पोल है मून का, ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन वाला पॉइंट माना जाता है, जहां पर कोई कंट्री नहीं गई थी। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता कि यहां लैंड करा के यहां चले जाओ, बहुत लंबी दूरी है। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि हम यहां लैंड नहीं करेंगे या यहां इंपैक्ट नहीं करेंगे, हम यहां इंपैक्ट करेंगे। इंपैक्ट का मतलब समझ लो कि जब अर्थ से कोई भी सैटेलाइट मून के आसपास रिवॉल्व हो रहा होता है, तो उस केस में क्या होता है कि एक तो सैटेलाइट ऐसा होता है जो ऑर्बिट करता रहता है यहाँ पर, इसलिए उसका नाम होता है ऑर्बिटर। उससे एक पार्ट निकल के जाता है और उसको यहाँ सीधा भेज के टकराते हैं। Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the moon in November 2008. Carrying a rover within it will be carried into an orbit around the moon by the propulsion module. सक्सेसफुल क्रैश लैंडिंग उसकी करवाई जाती है। मतलब कितना अजीब नाम है, सक्सेसफुल भी और क्रैश लैंडिंग भी है। क्रैश होना कब से सक्सेसफुल हो गया? एक्चुअली में हम खुद चाहते हैं ना वहां पे क्रैश लैंडिंग कराना। हमारी आदत है, बचपन से हमारी क्या आदत है कि कोई भी खिलौना आया, कुछ भी आया, हम उसको तोड़ के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो वही जो क्यूरियोसिटी है साइंटिस्ट के अंदर भी होती है कि इसको इंपैक्ट करके देखते हैं। और ये जो इंपैक्टर होता है यहाँ पर जो टकराने जा रहा है, वो कोई पत्थर नहीं है, वो भी पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई है। जब वो सरफेस से जस्ट टकराने वाला होता है, तब तक भी वो फोटोज लेता रहता है और इस ऑर्बिटर को भेजता है। सक्सेसफुल क्रैश लैंडिंग हुई। यहां पर एक शेकल्टन क्रेटर है, उसके पास लैंडिंग हुई और उस पॉइंट का नाम रखा जवाहर पॉइंट। जवाहर पॉइंट उसका नाम रखा गया। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। पहले ये जो मिशन है ये होने वाला था सिर्फ ऑर्बिटर, कि एक ऑर्बिटर भेजेंगे और मून के आसपास 100 किलोमीटर की हाइट पर सिर्फ ऑर्बिट में रिवॉल्व होता रहेगा और जानकारी लेता रहेगा। लेकिन हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने ही मोटिवेट किया कि क्योंकि मून पर किसी एक कंट्री का हक नहीं है और हम सब कंट्रीज को एक्सप्लोर करना है, तो क्यों ना इस मिशन को सिर्फ ऑर्बिटर ना रह के इंपैक्ट वाला मिशन भी बनाओ, तो इंपैक्टर भी ऐड करो। तो ऐसा कहते हैं ये उन्हीं का मोटिवेशन था, जिस वजह से हमने इंपैक्टर जो है इंक्लूड किया और नाम रखा गया जवाहर पॉइंट।
ठीक है, यहां पर सब कुछ सही हुआ, सक्सेसफुल क्रैश लैंडिंग हुई और इंडिया अब तक जो कि फर्स्ट नहीं था इस किसी भी मिशन में, लेकिन इंडिया फर्स्ट कंट्री बना जिसने साउथ पोल पर सक्सेसफुल क्रैश लैंडिंग करी। फर्स्ट कंट्री, कितना लेट आया, 50 सालों बाद, लेकिन फर्स्ट कंट्री बना। कितने प्राउड मूवमेंट वाली बात थी। और एक और सक्सेसफुल बात यह रही कि इंडिया फर्स्ट कंट्री बना जिसने बताया कि मून पर वाटर है। और इनफैक्ट आज भी अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे लूनर वाटर तो आपको पहली या दूसरी लाइन में चंद्रयान फर्स्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इतना खुश था इंडिया, इसरो बहुत खुश था कि जैसा सोचा था वैसा हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ऑर्बिटर था जो रिवॉल्व कर रहा था मून के अराउंड, जिसको 2 साल के लिए वहां भेजा गया था, वो पूरे 1 साल भी काम नहीं कर पाया और 312 दिन में वो खराब हो गया। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात थी, पर हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं और इन गलतियों से इसरो कुछ ना कुछ सीखा होगा। और देन हम बढ़ते हैं चंद्रयान 2 पे। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की। तो वैसे तो इंडिया ने चंद्रयान 1 के टाइम ही ये प्रूव कर दिया था कि भले हमारी शुरुआत लेट हुई हो, लेकिन हम वो करके दिखाएंगे जो किसी और कंट्री ने नहीं किया। वरना इंडिया चाहती तो मून के इस पार्ट पे, इक्वेटर वाले पार्ट पर क्रैश लैंड करवाती और बता देती कि ठीक है हम भी इस मून मिशन का हिस्सा हो गए। लेकिन इसरो ने क्या किया कि साउथ पोल पर क्रैश लैंडिंग कराई। वो इसलिए क्योंकि साउथ पोल पर ज्यादा से ज्यादा मिनरल होने की पॉसिबिलिटीज थी और सबसे बेसिक चीज जो लाइफ के लिए जरूरी है, पानी मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस साउथ पोल पर ही थे। और यहाँ की कंडीशंस एक्सट्रीम थी, इसलिए कोई और कंट्री ने रिस्क नहीं ली ज्यादा। और भी कंट्रीज ने कोशिश तो की थी पर उनके मिशन फेल हुए, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर कमान संभाली और बोला कि ठीक है क्रैश लैंडिंग तो हो गई है, अब हम सॉफ्ट लैंडिंग करा के दिखाएंगे साउथ पोल पर। तो 2008 में चंद्रयान 1 वाला मिशन हुआ था। इसके 11 साल बाद, 11 साल लग गए, तब जाके हमें सक्सेस मिली 2019 में। और अगर प्रिसाइजली बोलूं तो जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया और 1 महीने बाद यानी कि अगस्त 2019 में ये मून की ऑर्बिट में पहुंचा। अब कुछ चीजें हम समझते हैं, जैसे मैंने बोला था आपको कि क्यों 1 महीने लगते हैं हमारे कंट्री के मून मिशन को होने में, जबकि अमेरिका, सोवियत यूनियन 4 दिन 5 दिन में कर देते हैं। उसको मैं समझाता हूं। इसको पहले मुझे यहां से मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अर्थ और मून दोनों बनाने हैं। देखो ये है हमारी ब्लू कलर का प्लेनेट अर्थ और ये है व्हाइट कलर का, व्हाइट तो मार्कर व्हाइट पे चला नहीं पाऊंगा, ये है यहां पर छोटा सा मून। जब हमें यहां से यहां भेजना होता है किसी भी सैटेलाइट को तो 2 तरीके हैं। सीधा उसको यहां पर लॉन्च कर दो, वो पहुंच जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा फ्यूल का कंजम्पशन होगा क्योंकि जो मून है अप्रोक्सीमेटली 4 लाख किलोमीटर दूर है अर्थ से। वैसे तो जो मून है प्रॉपर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर नहीं काट रहा, एलिप्टिकल पाथ है, दीर्घवृत्त जिसको कह सकते हैं। तो एक बार ये पास होता है, एक बार ये दूर होता है, तो फिर भी जो एवरेज डिस्टेंस आती है वो 4 लाख किलोमीटर आती है। तो एक तरीका जैसे मैंने बताया, लॉन्च करो, सीधा उसको भेजो, वो वहां पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें फ्यूल बहुत ज्यादा खर्च होगा, प्लस इतना फ्यूल चाहिए भी तो, इतने फ्यूल को लेके भी तो जाना है। तो जो जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में रॉकेट बोलते हैं, वैसे तो उसको लॉन्चिंग व्हीकल बोला जाता है, तो वो बहुत ही पावरफुल बनाना पड़ेगा और उसमें भी अलग से टेक्नोलॉजीज लगेगी। तो इंडिया ने कहा क्या कि भाई हमें क्या जल्दी है, हम 1 महीने में पूरा करेंगे मिशन को, फ्यूल बचेगा, जनता जो इंडियन जनता है उनका पैसा बचेगा। तो उन्होंने क्या किया कि लॉन्च करने के बाद इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं छोटा बना रहा हूं वापस अर्थ को। एक बार मैंने कंपैरिजन बनाया था कि भाई अर्थ और मून में जो डिफरेंस है। अब यहां पर क्या किया, मिशन को लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद ये जो सैटेलाइट है घूम रहा है, इसकी स्पीड बढ़ाते जाते हैं, इसकी स्पीड बढ़ाते 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 यहां भेजते हैं। अब सिस्टम यह है कि आपने अखबार में पढ़ा होगा कि ग्रेविटी ही सपोर्ट कर रही है, ग्रेविटी ही स्पीड बढ़ाने दे रही है। तो आपके दिमाग में आएगा कि ग्रेविटी की वजह से तो लॉन्च करना इतना मुश्किल हो जाता है, तो ग्रेविटी ही कैसे हेल्प कर रही है। तो यहां पर केपलर्स लॉ लगता है। जो फिजिक्स पढ़े हैं थोड़ा ढंग से उनको पता होगा कि जब भी कोई प्लेनेट इलेप्टिकल पाथ में घूमता है, जैसे इसको अगर मैं वापिस से बना के बताऊं, सिर्फ एक ही बना रहा हूं, वैसे तो उसने 4 से 5 मैनूवर करे थे, पर अगर मैं एक ही बनाऊं तो ऐसा कुछ पाथ होता है इलेप्टिकल पाथ। और जैसे अर्थ यहां पर है मान लो, तो प्लेनेट ऐसे घूमेगा, एक बार वो इतना डिस्टेंस पर होगा और एक बार वो इतनी कम डिस्टेंस पर होगा। तो जब वो ज्यादा डिस्टेंस पर होगा तो उसकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होगी, और जब वो पास वाले डिस्टेंस पर होगा, यहां पर होगा, तो उसकी स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो जैसे ही सैटेलाइट आने लगेगा यहां पर, थ्रस्ट करेंगे, उसकी स्पीड बढ़ा के बड़े वाले ऑर्बिट में, फिर पास आने लगेगा, फिर से थ्रस्ट करेंगे, ऐसे करते जाएंगे, फिर थ्रस्ट करेंगे, तो इससे बचेगी एनर्जी और उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी होगी और वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ देगा। यहां पर अब दूसरा सिस्टम चालू होता है।
यहाँ पर इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, अगर ये स्पीड रख दी तो ये फ्लाई बाय होकर निकल जाएगा मून से, क्योंकि मून जो है छोटा प्लेनेट है, मतलब प्लेनेट तो नहीं सैटेलाइट है, बहुत ही छोटा है। तो इतना छोटा होने की वजह से ये इतनी स्पीड को हैंडल नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी हुई तो बाहर निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर उसकी स्पीड को एकदम कम करना पड़ता है। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे आपको रैंप पे कोई गाड़ी चढ़ाना है और उसके बाद सीधा ऐसे उतरना भी है, तो चढ़ा के स्पीड कम करके एकदम स्पीड कम करनी भी है, स्पीड बढ़ाई और स्पीड कम करी, वैसा ही कुछ हाल है। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ा के और एकदम कम करनी है, तब जाके ये इसके आसपास रिवॉल्व हो पाएगा। बहुत सारी कंट्रीज इसमें कई बार फेल हुई और फ्लाई बाय होके निकल गया उनका सैटेलाइट। तो यहाँ पर इंडिया ने वो भी सही से किया, यहाँ पर गया और वो मून के राउंड घूमने लगा, वापस से वही एलिप्टिकल पाथ पे घूमने लगा। तो इसीलिए आप सोचो ये जो मैन्यूवर चल रहे हैं सारे के सारे, इन मैन्यूवर में टाइम लगता है एक में घूमने में, और इसीलिए जो मून मिशन है इंडिया का उसको 1 महीने लग जाते हैं। प्लस एक और चीज मैं आपको समझाऊं, जैसे ये अर्थ है और हमने देखा कि घूमते घूमते और ये यहाँ मून पे पहुंच गया, तो ऐसा थोड़ी है कि मून यहाँ पर रुका हुआ है कि पहले से निशाना बांधा और यहाँ पहुंचा दिया। मून भी तो चल के आ रहा है। तो जब सैटेलाइट को लॉन्च किया ना, तभी ये कैलकुलेशन लगानी पड़ती है कि हम 5 मैन्यूवर करेंगे, 4 मैन्यूवर करेंगे, तब तक मून यहां आना चाहिए। सोच रहे हो कितने लेवल की कैलकुलेशन करनी पड़ती होगी। मून यहां से यहां आएगा और हमारा सैटेलाइट यहां से यहां पहुंचेगा मैन्यूवर करते हुए, इस लेवल का सोचना पड़ता है। उसमें कई सारे कंट्रीज तो फेल हो जाते हैं। इंडिया ने वो बहुत अच्छे से लॉन्च करा और बहुत अच्छे से इसको यहां से यहां भेज दिया। चंद्रयान 2 का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि चांद की सरफेस को घूम घूम के देखना। घूमने के लिए, मैन्यूवर करने के लिए वहां पर चाहिए था एक रोवर, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जो कि जिसमें पहिए लगे होते हैं और वो घूमता रहता है। रोवर को सेफ तरीके से लैंड कराने के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए एक लैंडर चाहिए था, ठीक है। और ऑर्बिटर तो ऑफ कोर्स चाहिए ही चाहिए, ऑर्बिटर तो बेसिक नीड है। इन तीनों चीजों को जब इंक्लूड किया जाएगा तो आप सोचो कि वेट कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो एक अच्छा खासा मजबूत रॉकेट चाहिए, एक अच्छा लॉन्चिंग व्हीकल चाहिए, और उसके अलावा जैसा मैंने बोला कि सेफ लैंडिंग करानी है। तो सबसे पहले हम एक सेफ लैंडिंग की भी बात कर लेते हैं कि क्यों इतना हुआ था या इतना क्रिटिकल था सेफ लैंड करा पाना। जबकि हम जब अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ तो कंपेरेटिवली काफी इजी है सेफ लैंड कराना। मैं आपको समझाता हूँ सेफ लैंडिंग एक्चुअली में होती क्या है। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो कोई भी पर्सन जब जंप करेगा काफी ऊंचाई से, किसी प्लेन से जंप करेगा, तो वो पैराशूट से जमीन के पास आता है। सरफेस की तरफ जब वो अप्रोच करता है तो पैराशूट से अप्रोच करता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पैराशूट ओपन हुआ, ये कोई पैराशूट है, ये ओपन हुआ, ये पर्सन है यहाँ पर, तो एयर जो होती है इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से इस पैराशूट की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है और वो सेफ तरीके से लैंड कर पाता है। तो यहाँ पर जो रोल था वो किसका रोल था? एयर का। लेकिन अगर हम मून की बात करें तो यहां पर नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो पैराशूट का कंसेप्ट यहां पे लगेगा ही नहीं। मतलब अगर किसी चीज को लैंड कराना है तो उसके लिए भी रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम ही लगेगा। आपने कभी आयरन मैन मूवी देखी हो टोनी स्टार्क की, तो वो कैसे जंप करता है सूट पहन के, उस तरह का ही कोई सिस्टम चाहिए होगा लैंड करने के लिए भी। तो लैंड करने के लिए जब ये सिस्टम चाहिए तो आखिर तक बहुत सारा फ्यूल होना चाहिए। लैंडर के पास के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो गई तो वापस से उसको उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इसलिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो और वेट बढ़ गया। और शायद यही रीजन होगा कि इसरो ने चंद्रयान 2 में कोई कमी नहीं बढ़ती और इंडिया का जो सबसे पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल है जो इसरो के पास है उससे इसको लॉन्च किया गया था। सब कुछ सही हुआ, लेकिन लास्ट में जाके जो चंद्रयान 2 का लैंडर है वो क्रैश कर गया। और ऐसा बताया जाते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाई किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से, और वो जाके क्रैश लैंड कर गया। लेकिन ऑर्बिटर सही से चल रहा था। इसका ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, आज तक भी हो रहा है। इनफैक्ट सोचा नहीं था कि इतना हो जाएगा, पर इतना सही तरीके से लॉन्च किया गया था ना कि इसरो वालों ने बोला कि आने वाले 6-7 सालों तक ये हमें साथ देता रहेगा। वैसे यहां मैं एक बात बताऊं कि जो चंद्रयान 2 है उसकी शुरुआत ही कुछ खराब सी हो गई थी, किस्मत खराब बोली जा सकती है। हुआ ऐसे कि इसरो का जो लॉन्चिंग था वो इतना लेट नहीं था, 2013 में ही वो सोच चुके थे लॉन्च करने का। लेकिन और ये लैंडर वाला जो कंसेप्ट है प्लस ये रोवर वाला जो कंसेप्ट है ना सॉफ्ट लैंडिंग वाला, ये इंडिया सोच रहा था कि रिस्क नहीं लेनी अपने को। तो इसलिए उन्होंने अपनी फ्रेंड कंट्री सोवियत यूनियन से बात करी कि आप हमें प्रॉपर एक अच्छा सा लैंडर बना के दो। और क्योंकि आप मतलब जो सोवियत यूनियन है वो मार्स मिशन में बिजी था, तो इंडिया ने बोला कि हम हमारे लॉन्चिंग इवेंट को 2013 की जगह 2016 तक पोस्टपोन कर देते हैं, आप अच्छा सा बढ़िया सा लैंडर हमें बना के दो। लेकिन 2015 का एंड आते आते
सोवियत यूनियन ने बोल दिया कि भैया हम आपको लैंडर नहीं दे सकते, खुद ही डेवलप करो। तो इंडिया ने खुद ही डेवलप करना चालू किया और ये बात 2015 में हुई और लगभग 3 साल बाद 2018 के आसपास इंडिया ने अपना खुद का लैंडर बना लिया था। लेकिन उसमें टेस्टिंग करते 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 जुलाई 2019 आ गया और ऐसा नहीं कि जुलाई 2019 में ही तय था लॉन्च करना, वो बहुत पहले से ही, मतलब फरवरी 2019 और ऐसे पोस्टपोन होते 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 ऐसा हुआ और लास्ट में जाके वो क्रैश हो गया। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई इंडिया के साथ। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये होगी कि ये बहुत अच्छे से सेट हुआ था ऑर्बिटर, और इसीलिए चंद्रयान 3 में हमें बेनिफिट मिला कि हमने ऑर्बिटर साथ में नहीं भेजा, उससे वेट रिड्यूस हुआ, कॉस्ट रिड्यूस हुई, पूरा ध्यान जो था वो लैंडर पे था इस बार। क्योंकि एक एक आप देखो ना सक्सेस कैसे मिलती गई कि पहले लॉन्चिंग सही से हुई, फिर ये ट्रांजिशन फेज सही से हुआ अर्थ से मून पे जाने का, देन थर्ड ऑर्बिटर सही से हुआ, अब सिर्फ लैंडर वाला काम बचा था। तो इसरो ने इस बार भी कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत एक अच्छा इससे बेहतरीन लैंडर बनाया, उसमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स लगाया, ज्यादा फ्यूलिंग वगैरह दी और उसको लॉन्च किया। मैं आपको यहाँ का वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। चंद्रयान 2 के 4 साल बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। आप स्पीड देख रहे हो इसरो के, पहले 11 साल, देन फिर 4 साल पे आ गया और इसके बाद तो जस्ट आदित्य L1 ही लॉन्च कर दिया, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो 4 साल बाद जब ये लॉन्च किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव भी वही था कि चांद की सरफेस को, मून की सरफेस को घूम घूम के देखना, यही इसका एक ऑब्जेक्टिव था। लेकिन साथ में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये हो गया यहाँ पर कि प्रॉपरली लैंड करना है, सॉफ्ट लैंड करना है इस बार। तो यहाँ पर देखो, आपको लैंडिंग का एक समझाता हूँ मैं तरीका कि ये जो लैंडर है एग्जैक्टली तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, वो वीडियोस में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जो वीडियो मैंने देखे हैं इसरो की ऑफिशियल यूट्यूब वीडियो। यहाँ पर जब ये कोई लैंडर है, इसके पास 2 तरह की स्पीड होती है एक्चुअली में। ये अभी जैसे ऐसे घूम के जा रहा है, इस तरह की पैरेलल वेलोसिटी है, इस सरफेस के पैरेलल ये चलेगा। अब क्या करना होता है, जैसे मान लो यहाँ पर लैंड कराना है इसको कहीं पर, तो इस पैरेलल वाली स्पीड को कम किया जाता है। ये जो पैरेलल स्पीड है, वी पैरेलल, इसको स्पीड कम करने की कोशिश की जाएगी और इस फेज को बोलते हैं रफ ब्रेकिंग। 4 फेज में होता है ये काम, जब सॉफ्ट लैंडिंग का जो काम है उसके 4 फेज लगेंगे। रफ ब्रेकिंग है मतलब बहुत तेजी से इसको रोका जाएगा और इसके लिए ये जो लैंडर के सामने लगे हुए होते हैं जेट प्रोपल्शन सिस्टम, उनको फुल स्पीड पे चलाया जाएगा तो वो रोकेंगे। जैसे कि अगर इस पेन की, इस रॉकेट की स्पीड को बढ़ाना है तो पीछे जेट लगाना पड़ेगा, गर्म गैसेस निकलेगी और ये आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर इसको रोकना हो तो क्या करेंगे, इसके आगे वाले जेट को चालू करेंगे, वो जेट आगे की तरफ जो है गर्म गैसेस को फेंकेंगे और इसकी स्पीड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो इसकी स्पीड कम होने लगी पैरेलल वाली, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, क्योंकि जब इसको रोकोगे, भाई ये मूव क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास कुछ स्पीड है। अब जब जिस स्पीड की वजह से ये मूव हो रहा है उसी को रोकोगे तो ये नीचे गिरने लगेगा और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है, ये वाली वेलोसिटी ये इंक्रीज होने लगेगी, वर्टिकल वेलोसिटी। चंद्रयान 2 के टाइम यही हुआ था, वर्टिकल वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाए। और कंट्रोल करने का मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि बेंगलोर में इसरो में बैठे साइंटिस्ट इसको कंट्रोल कर सकते, नहीं। जब ये सिस्टम चालू होता है सॉफ्ट लैंडिंग का, तो ये पूरा ऑटोनोमस होता है, मतलब ये सारा डेटा इसमें स्टोर किया होता है, सारी एल्गोरिथम इसमें होती है और ये खुद से करता है। क्योंकि आप सोच के देखिए अर्थ कितनी दूर है मून से, अगर ये अर्थ पे बैठ के करने लग गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, रफ ब्रेकिंग फेज की ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, जब ये घूम रहा होता है ना, तब तक भी इसकी स्पीड होती है अराउंड 1600 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड भी ऊपर नीचे हुआ तो वो 1600 मीटर आगे निकल जाएगा। तो 1600 मीटर यानी कि 1600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को घटा के अराउंड 0 करना है, मतलब बिल्कुल लास्ट तक लाते लाते अराउंड 300 मीटर पर सेकेंड तो कर ही देना होता है। तो ये काम अर्थ से बैठ के तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1-2 सेकंड का डिले आएगा और वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये खुद करता है, इस स्पीड को घटाना चालू करता है और ये स्पीड उस दौरान बढ़ने लगती है। देन आते 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 जब इसकी स्पीड लगभग इतनी हो जाती है सेकंड फेज में, उसको बोलते हैं फाइन ब्रेकिंग। तो इसकी स्पीड और कम करनी है, लेकिन इतनी पावर की नीड नहीं है जितनी यहां पर थी। तो जो प्रोपल्शन सिस्टम है, जो फ्रंट में गैसेस छोड़ रहा था, उसको थोड़ा स्लो किया जाता है और जो वर्टिकल फेज है उसको ध्यान दिया जाता है कि अब ये टकरा नहीं जाए। तो जो नीचे पहुंचने वाली स्पीड है उसको धीरे किया जाता है और ये नीचे आने लगता है। फाइनली वर्टिकल स्पीड और हॉरिजॉन्टल स्पीड दोनों को 0 कर लिया जाता है अप्रोक्सीमेटली, और ये ऊपर थोड़ी देर के लिए रुकता है। जैसे आपने कोई पक्षी देखा होगा, वो शिकार करने के लिए कैसे देखता है पानी के ऊपर, फिर एकदम झपट्टा मारता है, वैसे ही ये यहाँ रहता है और इसमें से जेट प्रोपल्शन सिस्टम अपना काम करता रहता है और इसको काफी ऊंचाई पर रखा जाता है। फिर भी उसके पीछे रीजन ये है कि अगर इसको बहुत पास में लाकर रोका तो, क्योंकि मून की सरफेस पे बहुत सारी डस्ट है, वो डस्ट उड़ेगी, कैमरे में दिखेगी नहीं और प्रॉपर लैंडिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको काफी ऊपर रखा जाता है। लोकेशन देखी जाती है अच्छे से, ऑर्बिटर से कांटेक्ट करता है यही और फिर ये लैंड करने की कोशिश करता है। और क्योंकि पिछली बार लैंडिंग सही से नहीं हुई थी, इसलिए इसमें इतना फ्यूल दिया गया था कि
लैंड होते होते तक भी अगर कुछ प्रॉब्लम लगे, ये वापस से उठे और दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो। इस तरीके से यहाँ पर लैंडिंग होती है। आपने देखा होगा, क्योंकि वीडियो में लेट बना रहा हूं इसलिए सारी इंफॉर्मेशन है। ये सक्सेसफुल लैंड कर पाया, इसने अपना मिशन अच्छे से अचीव किया, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े और इंडिया फर्स्ट कंट्री बना जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई साउथ पोल पे। रशिया, जापान, अमेरिका सब फेल हुए, लेकिन इंडिया कर पाया। और इसने दूसरा रिकॉर्ड यह बनाया कि जहां पर इसको लैंड किया गया था, इसके अंदर से रोवर निकला और वो 100 मीटर चल के गया और पानी का पता लगाया। उसके अलावा एक और रिकॉर्ड इसने किया कि जब इसको सॉफ्ट लैंड करा दिया, तो अभी कुछ दिन, 1-2 दिन पहले की न्यूज है कि इसको कमांड दिया गया और ये फिर से ऊपर उठा 40 सेंटीमीटर के आसपास और दूसरी जगह जाके लैंड किया। इसरो का इस बारे में बोलना है कि इन फ्यूचर जब जो लैंडर जहां वहां भेजा गया उसको वापस बुलाने के लिए ये एक तरह का एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि हो सकता है, नहीं हो सकता। बाकी अभी तो ये कि ये दोबारा अर्थ पे नहीं आ पाएगा और अब वेट है 22 सितंबर का, क्योंकि साउथ पोल पे अब अंधेरा हो चुका है। मैंने एक फोटो लिया था अभी 2 दिन पहले, वो भी मैं अटैच कर रहा हूं कि कैसे साउथ पोल पे अंधेरा है और वहां पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, क्योंकि मैंने बताया एटमॉस्फेयर नहीं है मून पर। तो क्योंकि हमारी अर्थ के पास तो एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर इंफ्रारेड रेज जो सन से आती है वो कैप्चर्ड हो जाती है, गर्मी बनाए रखती है, लेकिन मून पे ऐसा नहीं होता। तो ये बंद है अभी तो, और इसरो वालों ने बोला है कि इसकी बैटरी फुल चार्ज है और इस तरीके से इसको लैंड किया है कि इस पे सनलाइट आए, तो वापिस से अगर बैटरी डाउन भी हो जाए तो चार्ज हो गई, काम करने लगे, हो सकता है काम करे। तो ये था मेरा चंद्रयान 3 का वीडियो। इन फ्यूचर में और भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप लाइक करते हैं इसको शेयर करें, कमेंट करें कि क्या इसमें और अच्छा किया जा सकता है। मिलता हूं आपसे बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Moon surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity from ground is currently 12 kilometer, is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल, people are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के।